हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रेड 9 का पॉलिटिकल साइंस पोर्शन का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे और ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। ये वाला पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ के साथ कंसर्न्ड है और आपको ये चैप्टर पढ़ के बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर मेनली फोकस इंडिया को ही करता है। यहां लिखा हुआ चैप्टर का नाम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, तो यहां पर इसका मीनिंग क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया। तो थोड़ा बहुत ओवरऑल इलेक्शन के बारे में बताया गया है, पर मेनली इसका जो प्लॉट है, जो एरिया है, जो इस चैप्टर में बताया गया डिस्क्रिप्शन में, वो इंडियन इलेक्शन जो है उसके प्रोसेस को ही फोकस करता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्शंस की। वैसे आपको क्लियरली पता है कि इलेक्शंस होती क्या है, बट आज पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में आपको टेक्निकली बताएंगे। तो एक इंडिया में जो गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बने, चाहे वो विलेज पंचायत की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बने, तो वो इलेक्शन के दौरान ही, इलेक्शन करने के बाद ही वो गवर्नमेंट बनती है। इलेक्शन सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, और इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 135 करोड़। दुनिया की अप्रोक्सीमेट 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी या दुनिया की और कोई भी डेमोक्रेसी में डायरेक्ट गवर्नमेंट रूल करे। देखो डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है कि जो लोग हैं, सिटीजन है, वो रूल करते हैं। पर अगर 135 करोड़ लोग हैं किसी कंट्री में, इंडिया में, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं बना सकते, गवर्न नहीं कर सकते, देश नहीं चला सकते। तो उसके लिए जो सिस्टम ऑप्टेड है इंडिया में और मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, वर्ल्ड में, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी के 135 करोड़ लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनके लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं कि वो इन 135 करोड़ लोगों के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग कर सके, गवर्नमेंट बना सके, गवर्नमेंट रन कर सके और अपनी पॉलिसीज लागू कर सके। जो लोगों की विशेष है उस अकॉर्डिंगली पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, तो 135 एक क्लियर है, 135 करोड़ लोग गवर्नमेंट नहीं बना सकते। उनकी बजाय हमारे जैसे लोग सब है, वहां चुन के भेजे जाते हैं लोग, वो होते हैं 545। ठीक है, तो इन 135 करोड़ लोगों के बिहाफ पर ये जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं, रूल करते हैं। फाइन, तो ये चीज ऐसी है। और ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनते हैं? वो बनते हैं थ्रू इलेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोगों ने बोल दिया कि इस पर्सन को एमपी या एमएलए बना दिया जाए। उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस को या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करता है? वोटर्स। ठीक है, इलेक्ट करके उस पर्सन को नॉमिनेट कर दिया जाता है, दैट पर्सन इज एमएलए और एमपी, और ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ही इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस क्यों जरूरी है। ठीक है, ये अब इंट्रोडक्शन हो गई चैप्टर की। अब हम पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आएगा 5 to
में जो है इलेक्शंस और रेगुलर इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। यहां पर सिटीजन्स को पूरी चॉइस मिलती है कि वो अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट कर सके, उसे इलेक्शन जितवा सके। तो सिंपली बनती है इसकी बात, पॉइंट इट empowered the voters citizens to be the part of democracy। किस तरह से? डेमोक्रेसी में जो है डायरेक्ट गवर्न नहीं किया जाता, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आजकल जो ट्रेंड है, तो अपने बिहाफ पर वोटर्स जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्शन रेगुलर है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट ये है कि जो गवर्नमेंट बन चुकी है अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो वोटर्स के पास पूरी चॉइस रहती है कि जिस पर्सन को हमने पिछली बार जिताया अब उसे वोट नहीं करनी क्योंकि वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा और प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बना रहा। अगर वो सही काम कर रहा है तो दोबारा वो डिजर्विंग रहता है। अब इस चीज का प्रेशर गवर्नमेंट पर भी रहता है जो पार्टी जीत जाती है कि वो सही काम करे ताकि उसे नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें वोट दोबारा मिले। तो यही चीज है कि यहाँ वोटर्स है या सिटीजन्स है उसे एम्पावर किया जाता है थ्रू द इलेक्शन बाय वोट कि वो डेमोक्रेसी का एक एक्टिव पार्ट बने। फाइन। Election can lead the change in policy making of, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कि रेगुलर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में भी अपने ध्यान में रखती है गवर्नमेंट कि अगर उनकी पॉलिसी इस तरह की बनाई गई जो लोगों की द्वारा पसंद नहीं की गई तो उन्हें नहीं रखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट नहीं मिलेगी। तो इलेक्शन एक चेंज को भी लीड करती है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज पब्लिक के लिए लेके आए जिसके कारण एक डेमोक्रेसी वेलफेयर स्टेट बने। फाइन। नेक्स्ट है वोटर्स कैन चूज who will make laws for them। अब इलेक्शन के थ्रू ही वोटर्स ये चूज करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उन वोटर्स के या सिटीजन के बिहाफ पर कौन कानून बनाएगा। ये चीज कहां से डिसाइड की जाती है? वाया इलेक्शन ओनली, ठीक है। थोड़ा सा और ऐड कर दें, choose who will make laws for them and decision making, ठीक है। कि वोटर्स के बिहाफ पर
कौन से लीडर रहेंगे जो डिसीजन ले सकेंगे, पॉलिसीज बना सकेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा इलेक्शन की नीड। इसके एक किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर वोटर जो है वोट इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर है, अगर वो रेगुलर है, तो डेमोक्रेसी को भी पावर मिलती है, इवन वोटर्स को भी पावर मिलती है। देखिए एक चीज आपको फैक्ट बताता हूं। एक बार मुद्दा उठा नॉर्थ कोरिया का कि वहां पर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। आप उन्हें जानते होंगे, किम जोंग उन, यूएनओ में बड़ा मुद्दा उठा। तो किम जोंग उन ने थोड़े ही समय के बाद वहां पर वोटिंग करवाई, ठीक है, और 100% वोटिंग किम जोंग उन को पड़ी। अब कैसे हुआ, डेफिनेटली आप इस चीज को पता है, पर हम उसे डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर नहीं हुई थी। ओके, तो कुल मिला के डेमोक्रेसी में ये इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी कि इलेक्शंस होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि जो वोटर्स हैं, जो सिटीजन है, वो एम्पावर हो जाएंगे। प्लस डेमोक्रेसी का ये बेसिक कंपोनेंट भी बनता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भी ऐसी कौन सी चीजें हैं कि एक इलेक्शन है ट्रूली डेमोक्रेटिक है। पहले मैं इसे रब कर दूं। What makes elections इलेक्शन में ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे ये टोटली डिपिक्ट हो कि ये वाली जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है और डेमोक्रेटिक है। अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पर सो कॉल्ड, ठीक है, आप उसके डिक्टेटर को जानते हो, किम जोंग उन। वहां वोटिंग हुई और 100% लोगों ने वोट किया, ठीक है, पर हम कभी भी ये नहीं मान सकते कि जो नॉर्थ कोरिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। हम उसके हेड को, किम जोंग उन को, एक डिक्टेटर ही मानते हैं। हाउएवर उसने वोटिंग भी करवाई और 100% लोगों ने उसे वोट किया, पर फिर भी वो वाली इलेक्शन किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं मानी जा सकती। भाई, तो हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे एक इलेक्शन ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनती है। तो पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिए, ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमें लगता है या जिसके कारण एक इलेक्शन को ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शन माना जा सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल दी थी कि वहां पर इलेक्शन हुए, 100% वोटिंग हुई और 100% लोगों ने किम जोंग उनको ही वोट किया, ठीक है। तो ये भी बात हुई थी कि उसे हम एक ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं मान सकते। ये डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ईच सिटीजन शुड बी एबल टू चूज एंड he she should have one vote and every vote should be of equal vote। अब इसके पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि जो भी कंट्री का सिटीजन है, यहां शब्द लिखा है ईच सिटीजन, तो ईच सिटीजन का मतलब क्या निकला, कौन सा सिस्टम होगा वोटिंग का, इसे बोलेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो देश का हर एक सिटीजन उसे वोट करने का राइट होना चाहिए जो अडल्ट एज में आ चुका है।
किसी देश में अडल्ट होने की एज 16 इयर्स है, किसी में 18 इयर्स है, ठीक है। तो हर एक सिटीजन को वोट करने का राइट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ही शी शुड हैव वन वोट, और हर एक की एक ही वोट होनी चाहिए। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में ये पढ़ा होगा कि वहां जितनी टोटल पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन की 3 वोट थी, ठीक है। तो उस टाइप की इलेक्शन को अगर वो इलेक्शन करते तो क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होती? नहीं होती। तो जो थर्ड एस्टेट थी वो डिमांड कर रही थी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर भी वही लिखा है कि ईच सिटीजन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड बी ऑफ इक्वल वैल्यू। अब ईच सिटीजन का मीनिंग आपको क्लियर कर चुका हूं कि जो भी देश का नागरिक है, चाहे वो गोरे रंग का है, चाहे वो काले रंग का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो पंजाब का रहने वाला, चाहे वो महाराष्ट्र का रहने वाला, चाहे वो सिक्किम का रहने वाला, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, every adult citizen of India should have the right to vote और and equal value, हर किसी की एक वोट होनी चाहिए और हर एक वोट की वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन रिच है तो उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा, पर्सन गरीब है तो उसकी वोट की वैल्यू कम है। जैसे एक फिजी में हुआ करता था, जो नेटिव फिजी के लोग थे उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा थी, जो इंडियन फिजी वहां पर सेटल थे उनकी वोट की वैल्यू कम थी। ये चीज मतलब कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक नहीं बनाते। पर ये वाला जो पॉइंट यहां पर है, ईच सिटीजन शुड हैव एबल टू चूज एंड ही शी शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड बी ऑफ इक्वल वैल्यू। तो अगर ये वाला फीचर किसी भी इलेक्शन में है तो हम मानेंगे या क्लियर होगा कि जो इलेक्शन है ये ट्रूली डेमोक्रेटिक है। फाइन। नेक्स्ट, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ये बाकी वाला पार्ट में बाद में पढ़ता हूं। इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो, और पार्टियों के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही अपना पार्टी कैंडिडेट बनाए। ओके, तो इलेक्शन लड़ने के लिए 2-3 चीजें मेन होती हैं, क्योंकि उसका क्राइटेरिया, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बी एमएलए और टू बी इलेक्टेड। फर्स्ट क्राइटेरिया, द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी मोर देन 25 इयर्स ऑफ एज। कई इलेक्शनों में 25 ईयर है, कोई में 30 है, कई में 35 है, तो मिनिमम हम 25 मान लेंगे। द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी अटेन मिनिमम 25 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। ही और शी शुड बी मेंटली साउंड, दिमागी तौर पर अच्छा होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं होना चाहिए। These are the basic qualifications to be elected। चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बेस पर, जहां मैंने वर्ड लिखा है सिटीजन, तो कोई भी सिटीजन, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, चलो आपकी एज तो शायद 18 से कम है, जब आप 25 से ज्यादा हो जाओगे तो आपको किसी पार्टी में शामिल हुए बिना भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है और यही डिमांड है कि एक इलेक्शन को ट्रूली डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं, ठीक है। पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को पूरा फ्री होने चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके। अब पार्टी और सिटीजन दोनों टाइप के लोग हैं। ये पार्टी होगी, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, इन्हें वोट करने का राइट है। तब जो वोटर्स हैं उसे क्या मिलेगा? रियल चॉइस मिलेगी कि हमने पार्टी देख के वोट देना है कि बंदा देख के। कई बार ऐसे होता है कि कैंडिडेट अच्छा नहीं होता, उसकी जो इमेज अच्छी नहीं होती लोगों में, पर वो किसी पार्टी के साथ कंसर्न होता है, तो अब इलेक्टर को जो जिसने वोट करना है उसे ये शायद कंफ्यूजन होती हो कि बंदा तो अच्छा नहीं है पर पार्टी अच्छी है, ठीक।
पर कई बार ऐसा होता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कोई भी, ठीक है, उसकी इमेज उस एरिया में या सिटी में बहुत अच्छी होती है, तब लोग इसलिए भी वोट कर देते हैं उस बंदे को भी, पार्टी कैसी भी हो, पार्टी हो या ना हो, पर ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत विजनरी है, तो हम इसे वोट करेंगे। अब पार्टीज को अगर और सिटीजन को अगर फ्री किया जाए कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, तो यहां पर वोटर्स को चॉइस मिलेगी, रियल चॉइस मिलेगी कि किसे वोट किया जाए। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, द चॉइस शुड बी एट रेगुलर इंटरवल्स। दिस मींस द इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स। अब देखो दो लाइनों में कितना बड़ा मीनिंग निकाल दिया। कैसे? द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। थोड़े से इंसिडेंट हुए हैं, एक बार कोई बंदा इलेक्शन जीत गया, जीतने के बाद उसने ऑर्डर पास कर दिया, लॉ बना दिया कि जब तक वो बंदा जिंदा है तब तक वो ही बंदा देश का राष्ट्रपति बना रहेगा। अब लोगों के पास तो चॉइस ही खत्म होगी वहां पे कि अगर वो अच्छा काम करे, अच्छी पॉलिसीज बनाए, चाहे अच्छी पॉलिसीज ना बनाए, लोग उसे चेंज ही नहीं कर सकते। यहां इलेक्शन फिर ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं रहती। फाइन, तो जो चॉइस है, लोगों को वोट करने की चॉइस है, रेगुलर इंटरवल पर उसे मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 साल या 5 साल के बाद इलेक्शन कंडक्ट होनी चाहिए। इसके साथ इन इलेक्शंस के साथ ये चीज क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से कि जिस बंदे को हमने पिछली बार जिताया है, वोट करके जिताया है, क्या वो सही काम कर रहा है। अगर उसने सही काम नहीं किया, हम उसे वोट नहीं करेंगे, अगर सही काम किया तो शायद हम उसे वोट करें। ओके, दूसरा कैंडिडेट उसके कंपटीशन में आएगा, वो देख उसे भी हम विचार करेंगे इसकी जो पॉलिसीज है या इसकी विजन है ये कितनी इफेक्टिव है। हो सकता है हम न्यू पर्सन को चांस दें टू बी इलेक्टेड जीतने के लिए, या एज अ वोटर ये भी करेंगे जो पुराना बंदा सही काम कर रहा था, लेट हिम डू। ठीक है जी। तो जो है चॉइस है, जो चॉइस ऑफ वोटिंग इलेक्शन, ये रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी कारण वोटिंग नहीं होती तो वोटर्स के पास चॉइस नहीं रहती, और जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो अपनी मनमर्जी भी कर सकता है, रॉन्ग पॉलिसी भी बना सकता है। फाइन, नेक्स्ट है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड ऑन अ फ्री एंड फेयर बेसिस। ठीक है, इलेक्शन जो होनी चाहिए फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। कैसे? इलेक्शन वोटर्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि पर्टिकुलर किसको वोट डालो। अब रॉन्ग मेथड्स आपको बताता हूं जो होते आए हैं, शायद हो भी रहे हैं। वोटर्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि पर्टिकुलर उसको ही वोट डालो। ठीक है, जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया जा सकता। यूज ऑफ मनी भी होता है, इतने पैसे, कई बार होता है कि कैंडिडेट पैसे देते हैं लोगों को भी, ये लो पैसे तो आप इस मेरे को वोट करो। तो जो इलेक्शंस है टोटली फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुई तो वहां जो इलेक्शन है डेमोक्रेटिक नहीं रहता। अब हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की सुन लीजिए, वहां पर कितनी पार्टियां? एक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाहे वो वाला कैंडिडेट जीते, चाहे वो वाला कैंडिडेट जीते, अब लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं रही ना। ठीक है, पार्टी तो वही रहेगी, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पर नहीं हो सकती। और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको फिर नॉर्थ कोरिया की दी थी, वहां जबरदस्ती वोटिंग करवाई गई। ठीक है, 100% वोटिंग आने के बाद भी अब वो वहां पर ये वाली चीज खत्म हो रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं रहती। तो इसी तरह से इलेक्शन का जो नेचर है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं होता। नेक्स्ट, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड बी इलेक्टेड। इसके पीछे की आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं, उसके बाद ये मीनिंग आपको शायद अच्छी तरह से और पता लगे। क्या था कि 1947 के बाद जब इंडिया को 2 पार्ट्स में, नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, मैं पहले 2 बोलूंगा फिर तीन पार्ट में आपको बता दूंगा। पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये कर दिया गया। प्रेजेंटली जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। अब क्या हुआ, 1970 आते आते नॉर्मली ऐसा ही होता है ना कि जो पार्टी ज्यादा जीत गई, जिस पार्टी के पास वोटर्स ज्यादा हैं, जीते हुए कैंडिडेट ज्यादा हैं,
वही पार्टी सरकार बनाएगी। जैसे हमारे इंडिया में अगर 545 में से अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप 273 वोट्स ले जाता है, सीटें जीत लेता है, तो उस पार्टी की सरकार बनती है। ऐसे ही है ना, इंडिया में लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 545। अगर उसका 50% प्लस 1 कर दें तो 273 बनता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 273 कैंडिडेट जीत गए तो वो पॉलिटिकल पार्टी ही सरकार बनाएगी। ये क्लियर है। ये सेम सीन था पाकिस्तान में भी। 1970 तक आते आते जो बांग्लादेश के बड़े अच्छे लीडर थे मुजीबुर रहमान, ठीक है, उनकी पार्टी जीत गई इलेक्शन में जीत गई। अब उन्होंने अपनी सरकार बना दी। पहले तो वो जो सरकार बना रहे थे, बांग्लादेश, मैंने वर्ड बोला उस टाइम के दौरान से ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। मैंने बोला था इंडिया के 3 टुकड़े कर दिए, 2 कर दिए, उस तरह से आप डिटेल में समझिए। तो इन बिटवीन इंडिया पड़ता है, एक साइड में बांग्लादेश, एक साइड में पाकिस्तान। अब 1970 से पहले ईस्ट पाकिस्तान एंड जो वेस्ट पाकिस्तान दोनों पर रूल जो करता था पाकिस्तान करता था, और जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए हैं वो पाकिस्तान के हुए हैं, स्पेशली पंजाब के, ठीक है। 1970 की जब इलेक्शंस हुई हैं, 70 के बाद तक आते आते इलेक्शन जब हुई है, तो प्रेजेंटली बांग्लादेश उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, वहां के जो लीडर थे, बड़े हरमन प्यारे लीडर थे मुजीबुर रहमान, तो वो इलेक्शन में इतनी ज्यादा सीटें जीत गए या उसकी पार्टी जीत गई कि वो सरकार बना सके। अब ये चीज वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को गवारा नहीं थी कि बांग्लादेश जो कंपैरेटिवली वेस्ट पाकिस्तान से काफी छोटा है, वहां से सरकार बने, वो हमें चलाए। तो हालांकि उनकी पार्टी, रहमान जी की पार्टी जीत गई थी, पर जो है राष्ट्रपति ने या आर्मी डिक्टेटर ने उस इलेक्शन को भी डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे, दंगे फैलने लगे। तो करते कराते विद द हेल्प ऑफ इंडिया जो ईस्ट पाकिस्तान है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया, ठीक है। अब इंडिया के 3 टुकड़े बन गए, ठीक है ना। तो पाकिस्तान से वो वाला हिस्सा उसके कब्जे से छूट गया था, बांग्लादेश वाला, ठीक है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, कहानी आपको सुनाता हूं। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड बी इलेक्टेड। अब जैसे लोगों ने किस कैंडिडेट को प्रेफर किया था बांग्लादेश वाली स्टोरी में, मुजीबुर रहमान को, शुड बी इलेक्टेड, क्या वो इलेक्ट हुए? नहीं हुए। लोगों ने वोट करके उन्हें जिता दिया, पर वो सरकार नहीं बना पाए, सरकार डिसमिस कर दी गई, ठीक है, इसके द्वारा, वहां के आर्मी डिक्टेटर के द्वारा। तो जो कैंडिडेट लोगों की तरफ से प्रेफर किया गया उसे इलेक्ट नहीं करवाया गया, तो वहां पर वही बोला जाएगा कि वहां पर जो डेमोक्रेटिक है वो ट्रूली इलेक्शन है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। अब अगर ये वाला फीचर किसी इलेक्शन में मौजूद है कि जो कैंडिडेट लोगों के द्वारा प्रेफर किया जाता है उसका जीतना या उसका इलेक्ट होना जरूरी है, तब ही एक इलेक्शन ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगी। फाइन, तो ये वाला चीज है, कौन कौन सी चीजें या की फीचर्स रहेंगे जिसके कारण एक इलेक्शन एक ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगी। फाइन, तो ये वाले सारे पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इलेक्शन में, अगर बात इलेक्शन की चल रही है तो डेफिनेटली हर एक पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन में रहेगी। इंडिया में इस तरह मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जीतने के लिए कई बार कुछ कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज अनफेयर मींस भी यूज करती है, ठीक है, या फिर दूसरे कैंडिडेट या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर रॉन्ग एलिगेशन भी लगाती है। तो मैं सिंपली यहां पर ये बोलना चाहता हूं कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शन करवाई जाती है, होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में होती है, रेगुलर इंटरवल पे होती है, हमारे इंडिया में हर 5 साल के बाद होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति को इलेक्ट करना है तो हर एक 4 साल के बाद होता है। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो क्या हो रहा है जी
ये चीज इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन एक पॉलिटिकल कंपटीशन तैयार कर देती है दो पार्टियों के बीच में और कैंडिडेट के बीच में। तो हम कैसे माने कि जो इलेक्शन कंपटीशन है क्या ये सही है या गलत है? तो अब इसका आंसर आंसर में बोला जा सकता है भी हर एक चीज 100% सही नहीं होती, 100% गलत नहीं होती, कुछ उसमें डीमेरिट्स रहेंगी और कुछ मेरिट्स रहेंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, उसके कौन से डीमेरिट्स है और कौन से मेरिट्स है। ठीक है, मैं पहले रब कर दूं इसे। तो यहां पे हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? जहां पर इलेक्शन की बात आ गई, जहां पर कंपटीशन की बात आ गई कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 कैंडिडेट है और उनमें से एक कैंडिडेट को जीतना है। हर एक कैंडिडेट, चाहे वो किसी पार्टी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए काफी स्ट्रगल करता है, काफी कंपटीशन का अच्छी तरह से पार्ट बनता है ताकि वो इलेक्शन जीत सके। तो इसके कारण जो है कुछ डीमेरिट्स भी होती है, इस कंपटीशन के कारण कुछ डीमेरिट्स भी है और इसके पॉजिटिव फैक्टर भी है। इस में हम सबसे पहले बात करेंगे डीमेरिट्स की। तो पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, डीमेरिट्स मैंने लिखा है अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी डेवलप्स इन एवरी लोकेलिटी। अब डिसयूनिटी की बात कैसे हो गई? लोकेलिटी, मान लो हम मेरे सिटी की बात कर ले, मान लो मेरा सिटी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली का पर्टिकुलर वो एरिया जहां से कंपटीशन की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो वहां पर 10,000 वोट पड़ते हैं, वोट से, ठीक है, वहां पर 10 कैंडिडेट है जीतने के लिए, कंपटीशन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनमें से 10 के 10 कैंडिडेट जो है उनके अपने कुछ वोटर्स होंगे। अब यहां पर डिसयूनिटी बन जाएगी, सेंस ऑफ डिसयूनिटी कैसे कि कुछ लोग पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के फॉलो होंगे, कुछ लोग दूसरे के, कुछ लोग तीसरे के, और आपस में ये देखा गया, आपस में जो ये फॉलोअर्स है इलेक्शन से पहले ही लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो जब गैप पड़ जाता है, 10,000 लोग जब जो एक ही लोकेलिटी में इकट्ठे रह रहे हैं, पर फिर भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण वो किसी न किसी के फॉलोअर है और वहां पर 10,000 लोगों में भी एक किस्म की डिसयूनिटी बन जाएगी। फाइन, नेक्स्ट में हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स, अनफेयर मीन्स एंड इवन फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। ये पॉइंट 3 पार्ट्स में पड़ेगा। कैसे? जो पॉलिटिकल पार्टीज है या कैंडिडेट्स है, वो इलेक्शन जीतने के लिए क्या कुछ करते हैं। देखो वहां टास्क एक ही है, अच्छी पॉलिसी मेकिंग वाला टास्क खत्म हो रहा है। यहां पर जो डीमेरिट में आएगा कि गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है डेमोक्रेसी में, कि वो अच्छी पॉलिसी मेकिंग फॉर्मुलेट करे, ठीक है। पर जब आ रही है बात कंपटीशन इलेक्शन की, तब वहां पर सिर्फ कंपटीशन हो जाता है। तो क्या करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो डर्टी ट्रिक यूज करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? टू विन द इलेक्शंस। डर्टी ट्रिक, ठीक है। और इसकी मैं डेफिनेशन तो नहीं बता सकता, पर किस तरह के डर्टी ट्रिक यूज किए। मान लो 10 कैंडिडेट है, पर्टिकुलर 2 कैंडिडेट को पहले किसी ने प्रॉब्लम में उठा दिया, व्हाटसोएवर डर्टी ट्रिक यूज किए जाते हैं। फाइन। अनफेयर मींस जो फेयर नहीं होते, नजायज किस्म के तरीके भी अपनाए जाते हैं ताकि इलेक्शन में जीता जा सके। इसमें हम जिस तरह के यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, बहुत कुछ इस तरह से, ठीक है। तीसरा, इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज है या कैंडिडेट्स है, एक दूसरे पर गलत, फॉल्स इसे बोला है एलिगेशन लगाते हैं, तो लोग एग्जैक्टली डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सा कैंडिडेट सही है या कौन सी पार्टी सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। ये डीमेरिट। तीसरा, देयर इज अ प्रेशर टू विन द इलेक्शन।
अब पॉलिटिकल यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज पर इस चीज का प्रेशर कम होता है कि वो लॉन्ग रन के लिए अच्छी पॉलिसी की फॉर्मुलेट करें, ये नहीं होता। किस चीज का मेन प्रेशर रह जाता है, देयर इज अ प्रेशर टू विन इलेक्शंस ओनली। वो प्रेशर किस पे भी रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज पे रहेगा, कैंडिडेट पे रहेगा कि इलेक्शन जीतनी है, बस तरीका कोई हो। एंड दिस डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेट। अब इस प्रेशर के चलते हुए पॉलिटिकल पार्टीज होगी या कैंडिडेट हो गया, उनका ध्यान उस साइड में नहीं जाएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इतनी अच्छी पॉलिसीज कुछ बनाई जाए ताकि वो लॉन्ग टर्म रन कर सके। उस चीज की तरफ ध्यान कम और सिर्फ इलेक्शन जीतने तक ही फोकस होके रह जाता है। दिस इज द बिग एंड ब्लंडर डीमेरिट ऑफ द कंपटीशन सिस्टम, you can say political competition, ठीक है। लास्ट वन पॉइंट इसमें, बिकॉज ऑफ द डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल टैक्टिक्स लगा लीजिए और ट्रिक्स लगा लीजिए, क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली हम चाहे माने ना माने, पॉलिटिक्स में ये चीज होती है कि डर्टी गलत किस्म के जो टैक्टिक्स हैं ये अपनाए जाते हैं बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड बाय द कैंडिडेट्स आल्सो, ठीक है। बिकॉज ऑफ डर्टी political tactics adopted by the politicians, many new people, many good people do not enter in politics. तो कुछ अच्छे सूझबूझ लोग, अच्छे लोग वो पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं कि हम इस दलदल में नहीं जाएंगे। अब जब तक गवर्नमेंट में या पॉलिटिक्स में अच्छे विजनरी लोग नहीं आते तब तक कोई कंट्री एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में फॉल्ट रह जाता है। और अच्छे लोग क्यों नहीं आ पाते, उसका कारण यही है कि जो ये वाले हैं डर्टी पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो अपनाए जाते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा, उसके कारण अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूरी ही बना के रखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये होगी बात हमारी डीमेरिट्स की, ठीक है। अब मैं बता दूंगा कि पॉलिटिकल कंपटीशन के फायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या है। पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट्स की, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि हर एक चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। पहले हमने पॉलिटिकल कंपटीशन के डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए थे, अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल कंपटीशन के एडवांटेजेस के बारे में। बड़ा सिंपल ही है, ये पहले मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances will increase in the next elections. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. ठीक है, तो ये कंपटीशन वाला सिस्टम है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को एक किस्म का चांस देता है। किस तरह से इंसेंटिव देता है कि अगर लीडर्स ने, चाहे वो जीते हुए लीडर्स है चाहे वो हारे हुए लीडर्स है, अगर लीडर्स ने वो वाले मैटर्स को हाईलाइट नहीं किया जिसकी वोटर्स को या लोगों को जरूरत है, तो उनमें डर रहेगा कि हम अगली इलेक्शन में हार सकते हैं, ठीक है। किसी चीज के लिए जनता बहुत टाइम से डिमांड कर रही हो और इसी के बिहाफ पर कोई पर्सन प्रॉमिस करके जीत भी जाए, अगर वो उस अपने प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरता तो लोग उसे दोबारा वोट नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर वो वैसे मैटर्स को रेज करे, उस पर पॉलिसी मेकिंग की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इन्हें लीडर्स को या पॉलिटिकल पार्टीज की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और उनके चांस
और बढ़ जाते हैं कि आने वाली जो इलेक्शन है उसमें वो जीत जाएंगे। देखिए, जिस तरह से मान लो एक कैंडिडेट कोई जीत गया, कंपटीशन हुआ, इलेक्शन हुई, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जीत गया। अब जीतने से के बाद अगर वो 5 साल, जैसे इंडिया में इलेक्शन नॉर्मली 5 साल के बाद होते हैं, 5 साल में उसने प्रॉपर वर्क नहीं किया ताकि उसके वोटर्स को सेटिस्फाई किया जा सके, तो डेफिनेटली उसकी पॉपुलैरिटी डाउन चली जाएगी। एग्जांपल से बताता हूं, छोटी सी एग्जांपल है, मे बी ये फिल्मी है पर है रियल में। पंजाब में फिल्म एक्टर सनी देओल इलेक्शन जीते एज एमपी। नाउ ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। इलेक्शन जीतने के बाद कोरोना काल शुरू हो गया। कोरोना काल के दौरान जब इलेक्शन जीतने के बाद और आज की डेट तक, जिस डेट तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सनी देओल वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में ज्यादा उसने राउंड नहीं रखा, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आया। फाइन। अब लोगों ने उसे वोट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, बट लोग उससे अनसेटिस्फाई हैं कि हम लोगों ने वोट डालकर सनी देओल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, बट सनी देओल जो फिल्म एक्टर के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो उनकी जो नीड्स है, लोगों की जो मैटर्स है, उसे समझ नहीं रहा, ठीक है, उनसे कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो इस कारण लोग उससे अनसेटिस्फाई है। हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में सनी देओल उस सीट से ना जीत पाए। तो ये चीज जरूरी है, अगर कंपटीशन है तब ही सारे के सारे लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी सही काम करेंगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में जीतेंगे, ठीक, चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे या लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे नहीं उतरेंगे, तो लोग उन्हें वोट भी नहीं करने वाले। ठीक है जी। नेक्स्ट है, दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन। लंबे समय के लिए अगर कोई सिस्टम चलाना है डेमोक्रेसी का, इलेक्शन का, तो ये सिस्टम सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मेरिट्स के बाद हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शन में जो इलेक्शन इंडिया में करवाई जाती है उसका प्रोसेस क्या होता है, पहले क्या होता है, उसके बाद कौन सा स्टेप लिया जाता है, सारा का सारा प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जितने पॉइंट्स आज मैंने करवाए हैं इसे रिवाइज करिएगा। डाउट्स आते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस।